गुड मॉर्निंग एवरीवन। यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 22। इसमें कुल 15 क्वेश्चंस हैं जो कि पूरे करंट अफेयर से संबंधित होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पीडीएफ के लिए आपको करना ये है, टेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च करना पड़ेगा कोर्सेरा यूपीएससी। जो भी चैनल मिले उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ये लोगो लगा हुआ है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। आज के टेस्ट का कट ऑफ है 10 क्वेश्चन। अगर आप 10 क्वेश्चन सही कर पाते हैं आज के टेस्ट में क्वालिफाई होंगे। ये पूरे क्वेश्चन करंट अफेयर बेस्ड हैं, इसीलिए हमने इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा रखा है 10, जो कि यूपीएससी से कहीं ज़्यादा है। यूपीएससी का ऐसे इसके अकॉर्डिंग 7 या 8 ही होता है, अगर इसके हिसाब से 15 के हिसाब से बेस मार के देखें तो, लेकिन हमने 10 रखा है। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज हम क्वेश्चन में देखेंगे कि कम से कम नॉलेज के द्वारा भी हम कैसे क्वेश्चन को हल करें, ये पहली चीज़ सीखेंगे। दूसरी ट्रिक ये देखेंगे कि हम किसी क्वेश्चन को कैसे, सस्पिशियस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ये दोनों चीज़ें आज हम सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के एनपीए को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से पुनर्प्राप्ति किया जा सकता है। यहाँ पुनर्प्राप्ति का मतलब होता है रिकवरी। पहला क्वेश्चन कह रहा है लोक अदालत। दूसरा विकल्प कह रहा है कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण मतलब डीआरटी, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म होता है। दूसरा कह रहा है सरफेसी एक्ट। तीसरा कह रहा है दिवालिया एवं दिवालियापन संहिता, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड इसको कहते हैं, आईबीसी को। तो बताइए इनमें से किसके द्वारा रिकवरी किया जा सकता है, किसका? कॉमर्शियल बैंक का। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें से डी लगाया है उनका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन हमने क्यों बनाया, क्योंकि अभी जल्दी डेटा रिलीज हुआ था, तो वहाँ से पता चला कि मतलब किसके माध्यम से कितनी रिकवरी की गई है। सबसे इसमें हाईएस्ट रिकवरी की है आईबीसी ने, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। तो इसके बाद किसने सबसे अच्छी रिकवरी की है, तो सरफेसी एक्ट ने की है। फिर उसके बाद अगर देखें तो लोक अदालत ने की है। फिर उसके बाद डीआरटी, मतलब डीआरटी ने सबसे कम रिकवरी करवाया है, बाकी अन्य ने काफ़ी अच्छा रिकवरी करवाया है। अगर अमाउंट पूछ ले आपसे कि किसने कितना अमाउंट का करवाया है रिकवरी, तो देखिए आपको याद रखना है, इसमें जो क्रम मिला है आपको उसी क्रम में देखिए। सबसे पहले आईबीसी है, आईबीसी 70,000 करोड़ का रिकवरी करवाया है। वहीं देखें तो दूसरे पे आ जाएगा सरफेसी, जो कि हम लोग ऐसे नंबर में भी परसेंटेज में भी देख रहे थे। तो उसी टर्म में आप इसको याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा अगर नॉलेज इसको देख लिए आप तो क्वेश्चन बनेगा तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को डाला। उम्मीद सभी लोगों ने सही किया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विगत 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सब्सिडी पर सरकार द्वारा किए गए व्ययों को घटने क्रम में व्यक्त कीजिए। मतलब पूछ रहा है कि 5 वर्षों में सरकार ने जिन जिन क्षेत्रों पर दी है सब्सिडी, उनको अब घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको बताना है, पहला कथन दिया हुआ है उर्वरक सब्सिडी, दूसरा दिया खाद्य सब्सिडी, तीसरा दिया पेट्रोलियम। आप अरेंज कीजिए। उम्मीद है सभी लोगों ने अरेंज कर लिया होगा। देखिए आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो हमारे यहाँ फूड पे दी जाती है सब्सिडी, आपको अंदाजा भी होगा कितनी ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है। तो ये फूड को अगर सबसे आप ऊपर रखते हैं तो देखिए ए भी कट जाएगा और डी भी कट जाएगा। अब अंदाजा लगाइए कि इसके बाद कौन से सेक्टर में दी जाती होगी, सबसे ज़्यादा लोग किस सेक्टर में अब सब्सिडी लेते होंगे। तो आप लोगों को सबको पता होगा कि फूड में के बाद दूसरा हो जाता है फूड प्रोडक्शन, मतलब एग्रीकल्चर का नाम आ जाएगा। तो एक हो जाएगा। आप जैसे 2 और 1 चयन कर लेंगे आपको, मतलब सबसे ज़्यादा खाद्य, यहाँ पे दूसरा उर्वरक, 2 और 1 जैसे ही करेंगे आपका कट जाएगा यहाँ पे सी भी, क्योंकि इसमें 3 दे दिया है पेट्रोलियम। क्या पेट्रोलियम सभी लोग गाड़ी लेके घूमते रहते हैं? मतलब जितनी हमारे यहाँ जनसंख्या है 140 करोड़, इसमें 130 करोड़ लगभग हो गई है। 130 करोड़ पॉपुलेशन क्या मतलब पेट्रोलियम का यूज़ करती होगी? नहीं करती है इतनी ज़्यादा संख्या, लेकिन उर्वरक हर फैमिली लगभग यूज़ करती है, क्योंकि सब किसी न किसी माध्यम से सभी लोग कृषि से जुड़े हुए ही हैं, और ये रॉ मटेरियल हमारे वहाँ प्रोवाइड करती है सबको। यहाँ तक कि कहें तो आप जो खाना खाते हैं उसमें चावल दाल ये सारी चीज़ें कृषि से ही प्रोवाइड होती है। तो बहुत बड़ी संख्या में उर्वरक पर सब्सिडी दी जाती है। तो दूसरे पर हम डाल देंगे, तो ऐसे ही होता है हमारा सही आंसर बी। उम्मीद है सभी लोगों ने इसको बहुत आसानी से कर लिया होगा, थोड़ा सा लॉजिक लगा के। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने फिगर लगा रखा है सारे डेटा। अब देखिए यहाँ पे देखिए अमाउंट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कौन से सेक्टर में कितनी दी जाती है सब्सिडी। तो आप यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा किसकी है? फूड की है, उसके बाद फर्टिलाइजर है, फिर पेट्रोलियम है, अदर का है, इससे सबसे कम है अदर का। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे डेटा देख सकते हैं, डेटा दिए हुए, डेटा आप याद तो नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा, बस वैसे ही एक ग्राफ अगर दिमाग में रहेगा तो आप समझ सकते हैं। अगर पूछ ले कि फूड सब्सिडी में कमी आई है तो हाँ थोड़ी सी कमी, फिर फ्लक्चुएट कर रहा है, यूँ कहें तो मतलब पहले बढ़ा था फिर घटा है, अब फिर हल्का हल्का बढ़ रहा है। तो आप इस तरीके से ग्राफ का कई बार स्ट्रक्चर पूछ लेती है यूपीएससी, तो स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा ना घटा है ना बढ़ा, फ्लक्चुएट किया हुआ है। तो आप ऐसे याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगला क्वेश्चन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि ये भारत में सबसे भारी उड़ने वाली पक्षियों में से है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित है। दूसरा कथन कह रहा है इन्हें आईयूसीएन रेड डेटा सूची द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तीसरा कथन कह रहा है हाल ही में हाई टेंशन तारों के साथ टकराव ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मृत्यु का प्रमुख कारण है बना है। मतलब हाई टेंशन जो तार होते हैं उनसे टकरा के इनकी मृत्यु का सबसे महत्वपूर्ण कारक बन गया है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा कथन सही है।
उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर चयन कर लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने चयन किया है डी, उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे सारे कथन दिए हुए हैं जो सही हैं। देखिए ये सबसे बड़ी पक्षी है जो उड़ते हैं, भारी पक्षी, उनमें से सम्मिलित है। आप लोगों ने अगर फोटो देखा हो तो भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा। इसको संरक्षण दिया गया है हमारे वहाँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1971 के अंतर्गत सूची 1 में रखा गया है इसको। और दूसरा कथन देखें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड IUCN की सूची के अकॉर्डिंग। और तीसरा देखें तो ये बिल्कुल सही है, हाई टेंशन तार से टकरा के मर जाते हैं सब, ये सब। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। आप ये चीज़ देखिए कि क्यों ये न्यूज़ में था, वो चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जैसलमेर के पास डेजर्ट नेशनल पार्क है, और वहाँ पे क्या हुआ है, आप लोगों ने नाम सुना होगा उसका, उस संस्था का। वो क्या है, आप इसका नाम सुने होंगे, वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन इंडिया, मतलब वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक NGO है, उसका एक ब्रांच हमारे वहाँ इंडिया में काम करता है। उसने क्या किया है, पोखरन के पास 6.5 किलोमीटर का एक हाई टेंशन तारों के ऊपर फायर फ्लाई वर्ड डाइवर्जन लगा दिया है, डाइवर्ट कर, एक यूँ समझ लिए ब्रिज लगा दिया है। यहाँ से मान लिया वायर ऐसे गुजर रहा है, तो इसके ऊपर से ऐसे ब्रिज लग गया है। ये कितनी दूरी का है, तो 6.5 किलोमीटर का है। आपसे ऐसा कुछ भी नहीं पूछेगा, डेटा फैक्चुअल डेटा आप मत याद रखिए, बस याद रखिएगा कौन से संस्था के सहयोग से बनाया गया है। तो आप याद रखिएगा वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये किया गया है काम, ये चीज़ पहले याद रखिएगा। दूसरा, जैसलमेर डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये राजस्थान में है, ये चीज़ याद रखिएगा। और दूसरी चीज़ें इसमें देख लें तो ये चीज़ सबसे भारी पक्षियों में, उड़ने वाली भारी पक्षियों में सम्मिलित है, तो ये सभी लोग कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है कि आपको याद नहीं होगा। आपको एक डेटा अगर पूछ ले कि इसकी संख्या कितनी बची हुई है, तो वर्तमान में जो जनगणना हुआ है उसके अकॉर्डिंग इनकी आबादी केवल 150 बची हुई है। इसी की एक प्रजाति को अभी पाकिस्तान में मारने, मतलब शिकार करने के लिए आदेश दे दिया गया, पारित कर दिया गया। तो बताइए उस कौन से, इसी की प्रजाति है या किसी और मतलब जीव का, तो आप उसका नाम बताइएगा, उसका नीचे कमेंट में बताइएगा IUCN स्टेटस उसका क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शहरी उष्माद्वीप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करें उसके पहले हम उसको बताते हैं ये क्वेश्चन क्यों डाला गया। देखिए ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के समस्याएं आ रही हैं, हमारे यहाँ अर्बन सिटी की समस्याएं आ रही हैं, इससे संबंधित UPSC क्वेश्चन हमेशा पूछता है। हमारे वहाँ GS पेपर 3rd में, UPSC के 3rd पेपर में इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमने क्वेश्चन को डाला था। और काफ़ी ज़्यादा दिल्ली में इशू भी इससे होते रहते हैं, तो भी ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ये कि शहरी उष्माद्वीप अर्बन हीट आइसलैंड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है अर्बन हीट आइसलैंड के बारे में। पहला कथन दिया हुआ है, एक शहरी उष्माद्वीप मतलब एक अर्बन हीट आइसलैंड में एक शहरी क्षेत्र होता है जो मानवीय गतिविधियों के कारण अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी गर्म हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि शहरी उष्माद्वीप का प्रभाव रात के समय की तुलना में दिन के समय अधिक गंभीर होता है। दूसरा कथन कह रहा है कि अर्बन हीट आइसलैंड वायु प्रदूषण को कम करता है, जिससे ओजोन जैसे प्रदूषकों का उत्पादन बढ़ जाता है और जल की गुणवत्ता घट जाती है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने लगा रखा है, यहाँ 3 को जिन लोगों ने भी काट दिया, वायु प्रदूषण कम होता है, इसके थ्रू आप लोगों सभी लोगों ने अपना आंसर निकाल लिया होगा। जैसे आप 3 को कट करेंगे, देखिए B भी कट गया, C और D तीनों कट गए, हमारा आंसर आसानी से निकल गया। ये ट्रिक ज़्यादा जरूरी है। अगर पहले कथन पर देखें तो एक शहरी उष्माद्वीप एक शहरी क्षेत्र में, तो जैसे मान लीजिए कि इतना बड़ा अर्बन एरिया है, शहरी क्षेत्र है, यहाँ पे क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पे औद्योगिक गतिविधियाँ भी देखने के लिए मिलेंगी, बहुत सारी दुकानें भी होंगी जिनसे उस मतलब यूँ कहें तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा निकलता रहता है, गाड़ियाँ भी बहुत सारी चलती हैं। यहाँ पे शहरों में बसें सबसे ज़्यादा चलती है, छोटी छोटी गाड़ियाँ भी चलती हैं। क्यों ये सारी गतिविधियाँ होती हैं, क्योंकि मूलभूत सेवाएँ शहरों में ही मिलती हैं और गाँव से भी लोग शहरों में ही विस्थापित होते रहते हैं। जैसे कुछ लोग जॉब के लिए जाते हैं, कुछ लोग इलाज के लिए, कुछ शिक्षा के लिए। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे जनसंख्या बढ़ जाती है, गाड़ियों का पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये अपने आप में एक द्वीप बन जाता है, हीट द्वीप। तो इसीलिए ये न्यूज़ में रहता है। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि मान आसपास के, तो ये देखिए इसके सेमी अर्बन जो एरिया रहेगा इसकी तुलना में कहीं ठंडा रहेगा ना, तो ये रीजन होता है। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि गर्मी के दिन जो होता है तो यहाँ पे कहीं पोल्यूशन का ज़्यादा इफेक्ट इसके अर्बन एरिया में होता है, क्योंकि यहाँ से जो हीट होती है, हीट होकर हवाएं ऊपर उठती हैं और अपने साथ पोल्यूशन लेके यहाँ नीचे उतरती हैं। तो अर्बन लोग मतलब यूँ कहें तो सेमी अर्बन वाले लोग भी प्रभावित होते हैं इस चीज़ से। ये नहीं कह सकते कि सेमी अर्बन लोग प्रभावित नहीं होते हैं। तो आप ऐसे अप्लाइड नॉलेज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता हो कि इस तरीके से कहीं पूछ ले। तो पहला कथन सही था। दूसरा कथन देखें तो ये बिल्कुल सही है, रात के समय में गाड़ियाँ, आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगाएंगे तो रात के समय में गाड़ियाँ, यहाँ तक कि उद्योग और जो कारखाने वगैरह होते हैं ये रात में तो नहीं चलते हैं, तो इसलिए रात में इसके प्रभाव कम हो जाते हैं, लेकिन दिन में बहुत गंभीर होते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते थे। जिन लोगों ने ए लगाया था उनका बिल्कुल सही है। तीसरा गलत है, यहाँ पे वायु प्रदूषण बहुत भयानक हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आप लोगों ने दिल्ली में तो सुना ही होगा, सर्दी के दिनों में यहाँ पे धूम कोहरा छा जाता है, तो उसके थ्रू भी इसको कर सकते थे। उसका प्रभाव हमारे जल निकायों पे भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि जल निकाय बच जाते हैं। या फिर ओजोन पॉल्यूशन हम कहें तो ओजोन क्षरण भी इसकी वजह से होता है,
यूँ नहीं कह सकते कि ओजोन क्षरण नहीं होता है, ओजोन क्षरण बिल्कुल होता है और वायु प्रदूषण भी प्रभावित होता है। यहाँ तक कि कह लें तो मानव का स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा, डायरेक्शन दिया जाता है कि जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, देखिए 65 या फिर जो लोग 15 साल से नीचे के हैं, वो कृपया घर के अंदर रहें। आप लोग मोबाइल में हमेशा देखते रहिएगा, वहाँ पे शो करता है, इंडोर का नोटिफिकेशन देता रहता है जैसे ही PM2.5 और PM10 बढ़ता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे डिटेल पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, जो हमने बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये जिन्हें लगाया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सदस्य राष्ट्रों के लिए बाध्यकारी संकल्प जारी करने का अधिकार संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है। मतलब कह रहा है पहला कथन, सदस्य राष्ट्रों के लिए बाध्यकारी संकल्प जारी करने का अधिकार वाला संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है। दूसरा कथन कह रहा है कि यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सभी फैसलों को लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। तीसरा कथन कह रहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के सदस्य राज्यों के रूप में प्रवेश के लिए नए राज्यों की सिफारिश करता है। कौन करता है? यूएनएससी। तो बताइए कौन सा इसमें से सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया इसमें सी, उनका बिल्कुल सही है। यहाँ पे दिया जो जनरल असेंबली का अनुमोदन आवश्यक है, तो अनुमोदन आवश्यक नहीं है। ये जो 15 मेंबर होते हैं, इनका आपस में अनुमोदन ये कर दिए तो पास हो जाता है। ये केवल सुझाव देती है जनरल असेंबली, न कि इसको अनुमोदित करती है। अब इसको लोकसभा राज्यसभा के जैसे मत समझिए, ये यहाँ का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। पहला और तीसरा कथन सही था कि यहाँ पे जो कहा गया है कि नए राज्यों के प्रवेश की सिफारिश कौन कर सकता है, तो यहाँ पे यूएनएससी ही करती है। यहाँ पे जो जनरल असेंबली है, ये केवल यहाँ पे मतलब यूँ कहें तो सिफारिश कर सकती है, मतलब थोड़ा सा बता सकती है, इसको ऐड कर लीजिए। लेकिन इसको मेन रूप से पारित कौन करता है? यूएनएससी। आप लोगों ने वीटो का नाम सुना होगा, तो वीटो का भी यूज करते हैं इस मामले में। अगर सबने वीटो कर दिया तो इसकी सिफारिश रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगर जनरल असेंबली कर रही है सिफारिश, तो उसकी सिफारिश रिजेक्ट कर दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, यूएनजीएस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली संबंधित केवल सिफारिशें कर सकती है। यहाँ पे जो दिया हुआ है, अगर देखिए P5 जो होता है परमानेंट मेंबर जो हैं, अगर ये लोग, ये टॉपिक हमने पहले डिस्कस कर रखा है, मे बी किसी सीरीज में है, एक क्वेश्चन आया हुआ था, वहाँ पे हमने P5 के बारे में काफ़ी अच्छे डिटेल में समझा था। देखिए P5 जो भी निर्णय लिया जाता है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा के लिए P5 द्वारा वीटो किए गए निर्णय प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। अगर मान लीजिए जनरल असेंबली ने किसी पर एक तरह का प्रस्ताव रखा, अगर उस पर वीटो ये P5 ने कर दिया तो उसको प्रस्तुत नहीं किया जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वैसे भी इससे सबको पता होंगे, इसमें कोई जरूरत नहीं है ज़्यादा डिस्कस करने की, क्योंकि ये फैक्ट तो सभी लोग रटे रहते हैं और सबको पता होता है। फिलहाल जो मोटी मोटी बातें थी वो चीज़ें हमने समझा दिया, और वहाँ पर गलत सेकेंड था। देखिए P/1000 मतलब यहाँ पे दिया है 4/1000 पहल के बारे में बताना है कि निम्नलिखित में से इनके आधार पर बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला दिया हुआ है कि 4/1000 पहल का उद्देश्य कृषि, वनिकी और संरक्षण कृषि जैसे कृषि प्रथाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से मिट्टी में कार्बन पदार्थों कार्बन प्रच्छादन को बढ़ाना है। यहाँ पे सिंक हो जाएगा प्रच्छादन का, याद रखिएगा। दूसरा कथन कह रहा है कि यह खाद्य और कृषि संगठन द्वारा FAO की पहल है। तो बताइए कौन सा कथन इसमें से सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा, अगर पढ़े हैं तो कर लेंगे, नहीं पढ़े हैं तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए FAO का नहीं है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। पहला इसमें सही है, एक तो बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, बढ़िया से समझेंगे कि ये क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें हम समझने का इसमें प्रयास करेंगे। देखिए इसको पहली बार तो कब लागू किया गया था, तो COP22 जब चल रहा था मार्केस में, मोरक्को में, तब ये आया था ये कॉन्सेप्ट 4/1000 पहल तब आई थी। इसका उद्देश्य क्या है, इस चीज़ को अभी हम एक ग्राफ के रूप में बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल यहाँ पे समझ लीजिए कि स्थानीय पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक स्थिति जैसे कि कृषि पारिस्थितिकी, कृषि वनिकी, संरक्षण कृषि एवं परिदृश्य प्रबंधन अनुकूलन कृषि प्रथाओं को मिट्टी में कार्बन मतलब मिट्टी में कार्बन जो होता है उसको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ये प्रयास एक तरह समझ ले तो मिट्टी को कार्बन सिंक के रूप में उपयोग करने की ये सलाह देता था। अब देखिए दूसरी चीज़ें यहाँ पे क्या है, तो भूमि और मृदा में उपयुक्त प्रबंधन के आधार पर उत्पादक एवं अत्यधिक लचीली कृषि अपनाने के मतलब यूँ रिजिलिएंट एग्रीकल्चर पे ही ये फोकस करता है। कि मेंस के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेंस में अगर इसको कोट कर लेंगे आप, इसको भी थोड़ा सा ऐड कर लेंगे तो आपका नंबर बढ़ जाएगा अगर मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रोजगार और आय में भी वृद्धि करने की ये बात करती थी। अगर एग्रीकल्चर को थोड़ा सा आप बढ़ाते हैं, उसको लचीला बनाते हैं, और रोजगार में भी वृद्धि हो सकती है इस चीज़ से। अब दूसरी चीज़ ये बता रहा था कि फलस्वरूप इससे सतत विकास को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जा सकता है कि अगर हम कार्बन सिंक के रूप में मिट्टी का यूज़ करते हैं तो इससे उसकी उत्पादकता बढ़ेगी और धीरे धीरे रोजगार भी हो सकता है बढ़े। इससे मतलब मेड़ पे पेड़, आपने पढ़ा होगा, मेड़ों पे पेड़ लगाने से क्या होगा, कार्बन सिंक के रूप में काम करेगा और उससे जो चीज़ें अन्य उत्पाद मिलेंगे वो आपके लिए आर्थिक रूप से सपोर्टिव होगा। उसको आप अपने खेतों में लगाएंगे तो रोजगार तो जनरेट होगा ना, श्रमिक लगाएंगे तो श्रमिक आपका काम ही करेगा ना। तो इस तरीके से इसको समझने की जरूरत थी।
अब इस ग्राफ में हमें कुछ फैक्ट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो प्रीलिम्स के लिए आवश्यक है। तो देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 22 नंबर कहाँ हुआ था, मराकेश में हुआ था, और ये कब हुआ था, 7 से 18 नवंबर के बीच 2016 में हुआ था। अब देखें, COP 23 कहाँ हुआ था, तो UN कैंपस में इसने हेल्ड किया था और बॉन में हुआ था। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और COP 24 नंबर कहाँ हुआ था, तो ये 2 से 15 दिसंबर 2018 को हुआ था, कैटोवाइस में हुआ था। कैटोवाइस कहाँ, पोलैंड का एक शहर है। तो अब देखिए, COP 25 नंबर 25 कहाँ हुआ था, मैड्रिड में हुआ था। मैड्रिड कहाँ है, स्पेन में। और ये दोनों चीज़ें बहुत जरूरी है आपको, 25 और 26, ये दोनों अभी करंट के हैं, तो इनको याद रखना जरूरी है। और किसके अंतर्गत ये 25 किया गया था, तो चीले के अंतर्गत किया गया था। तो ये चीज़ फैक्ट हो गया। और 26 अभी शेड्यूल्ड है, अभी हुआ नहीं है। तो ये कहाँ होने वाला था, ग्लासगो में होने वाला है, स्कॉटलैंड में। और ये कब होगा, तो इसको शेड्यूल किया गया है 1 से 12 नवंबर 2021 के अंतर्गत। कौन इसकी प्रेसिडेंसी कर रहा है, तो UK कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम। इतने सारे इसमें फैक्ट थे, फैक्ट थोड़े से जरूरी होते याद रखना। देखिए, इसमें ये चीज़ बताया गया है, थोड़े से ग्राफ अगर दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो इसको शॉर्ट स्क्रीन लेकर आप जूम करके देख लीजिएगा, या फिर सर्च कर लीजिएगा 4 पर 1000, मतलब 4 पर 1000 कर लीजिएगा, सर्च कर लेंगे तो आप तुरंत मिल जाएगा एक पैराग्राफ, आप वहाँ से आसानी से समझ लीजिएगा। इसमें बताया गया है कि यहाँ पे देखिए, जो वन होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन को लेस करते हैं, और जो ओशियन होते हैं, समुद्र, वो भी कार्बन को लेस करते हैं। लेकिन अगर देखें, मानव की गतिविधियाँ क्या करती हैं, कार्बन को बढ़ाती हैं, और डिफॉरेस्टेशन कार्बन को बढ़ाता है। अन्य चीज़ें देखिए, जो एनिमल होते हैं, या फिर कुछ एटमॉस्फेयर, या फिर हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं, वो भी कार्बन को बढ़ाता है। अब इस माइनस और प्लस ग्राफ को समझिएगा। देखिए, यहाँ पे हमने जो उत्सर्जन किया है ये अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन हम बढ़ा रहे हैं। यही इसमें बताया गया, अगर हम मृदा का उपयोग करते हैं और अच्छे तरीके से उनका बढ़िया से उपयोग करते हैं, तो कार्बन सिंक के रूप में काम करेंगे, और हम ग्लोबल वार्मिंग को कहीं ना कहीं नियंत्रित कर पाएंगे। इसमें यही चीज़ें की गई थी, और बताया गया था कि इन 5 मेथड का उपयोग करके हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं कार्बन सिंक के रूप में, किसका, स्थल खंड का, जिससे कि कार्बन का उत्सर्जन कम हो और हम ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित कर पाएँ। इसमें यही चीज़ बताया था कि अगर हम इसका उपयोग करते हैं व्यापक रूप से, देखिए एक फैक्ट आप याद रखिएगा कि लगभग 15 बिलियन टन जो है कार्बन, सॉरी हमने 100 बोल दिया था, 1500 बिलियन टन जो है कार्बन, वो किस में ऑब्जर्व है, मृदा में। तो अगर हम इसको और अच्छे से उपयोग करते हैं तो लगभग 4% कार्बन सिंक अपने आप बढ़ा लेंगे। 4% कार्बन सिंक पूरे विश्व में बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है ऐसे में। तो इसीलिए इसको UNCCC ने इसको हाईलाइट किया था। एक फैक्ट आप यहाँ पे याद रखिएगा, UNCCC का गठन कब हुआ था, तो UNCCC का गठन हुआ था 18 नवंबर 2016 को। कब हुआ था, जब COP 22 हुआ था, गठन हुआ था, तभी मराकेश में हुआ था, तो 2016 में इसका गठन हुआ था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, UNCCC का गठन यहीं पे हुआ था। अब देखिए, यहाँ पे ये चीज़ बताया गया था कि मान लीजिए कोई खाली जगह पे है, वहाँ पे पेड़ पौधे भी नहीं है, खाली बंजर पड़ा हुआ है, उसमें कोई हरी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, तो अब क्या करना है, ये चीज़ यही यहाँ हाईलाइट करता है कि आप उसको रीस्टोर करिए, वहाँ पे पेड़ पौधे लगाइए, हरी घासें लगाइए, जिससे कार्बन को के सिंक के रूप में काम करे। आप उसको कार्बन की जो चीज़ें हमको अपने अंदर ऑब्जर्व करें, तो थोड़ी सी बढ़िया रहेगा। और दूसरा चीज़ ये बताया गया है इसमें कि मान लीजिए ज़्यादातर चरा रहे हैं आप, ज़्यादा जानवरों को अगर चर लेंगे, किसी एक खाली जगह घास का मैदान है, अगर इसको सारे चर जाएंगे सब जानवर, तो फिर दोबारा घास नहीं जमेगा, तो उसको भी कम करिए आप। ये चीज़ बताया गया था इसमें। और सेकंड अब क्या बताया गया था यहाँ पे ये चीज़ बताया गया था कि अब जो मतलब ये उसमें लिए खेती कर रहे हैं, तो उसके जो मेड़ है आसपास का, वहाँ पे भी कोशिश करिए उसको ढक दीजिए। मतलब ढकने का सेंस ये है कि वहाँ पे मेड़ पे पेड़ लगाइए। उसके थ्रू क्या होगा कि आपके खेतों में जो कार्बन होगा वो ऑब्जर्व होगा, आपकी मृदा की उर्वरता बढ़ेगी, और ये आपके लिए अल्टरनेट सोर्स हो जाएगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे विकल्प ये बताया गया था कि शहर या ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी जगह जो परती पड़ी हुई हैं, घरों के आसपास जगह खाली पड़ा हुआ है, तो उसको भी आप ढक लीजिए घासों से, ताकि वो भी एक तरह का कार्बन सिंक हो। मतलब व्यक्तिगत स्तर पे भी यहाँ पे प्रोविजन किया गया कि व्यक्तिगत स्तर पे किया जाए। और दूसरा चीज़ ये बताया गया इसमें कि कोई भी जगह ऐसा खाली ना हम छोड़ें, जैसे कि रेलवे के पास में जो ट्रैक होता है उसको भी खाली ना छोड़ें, वहाँ पे भी हम हरे पौधे लगा लें, जिससे वो भी कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं। इन 5 मेथडों का उपयोग करके काफ़ी विस्तृत रूप में बताया गया कि कैसे हम और ज़्यादा कार्बन सिंक का उपयोग कर सकते हैं, उनको मृदा में कार्बन को स्टोर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको इस तरीके से पूछे ग्लोबल वार्मिंग का सोल्यूशन बताइए, तो आप इनका यूज़ थोड़ा सा कर लेंगे। जैसे कि आपसे पूछ ले कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कैसे नियंत्रित किया जाए, या फिर यूँ पूछ ले ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कोई क्षेत्रीय स्तर पे कैसे कम कर सकते, मतलब योगदान दे सकता है उसमें, हम इन 5 मेथडों का उपयोग कर लीजिएगा, वहाँ पे बता दीजिएगा कि इन तरीक़ों से किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ मिट्टी को सर्वाधिक कार्बन को संग्रहित करने में मदद कर सकते। देखिए ये क्वेश्चन भी हमने उसी पे बेस बना दिया ताकि आप अच्छे सबको समझ में आ जाए। तो इसमें पहला कह रहा है कि मिट्टी को कभी भी परती ना छोड़ें, नहीं छोड़ना। दूसरा कह रहा है कि अंतर फसली और अधिक घास उगाना, मतलब उगाना हो गया है, यहाँ पे उगाना होता है। तीसरा कथन कह रहा है गहन चराई। चौथा कह रहा है जैविक उर्वरकों एवं खाद का उपयोग।
तो पूछ रहा है इसमें से कि मिट्टी में अधिक कार्बन संग्रहित किन मेथडों का उपयोग करके कर सकते हैं। तो बताइए किसका उपयोग करके हम मिट्टी में अधिक कार्बन सिंक का उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने इसमें सही आंसर लगा लिया होगा, क्योंकि वहाँ पे हमने डिस्कस किया था गहन अगर चराई करते हैं, पशुएं ज़्यादा चरती हैं तो क्या होगा, वो चीज़ें खाली हो जाएंगी और वहाँ पे वो कार्बन सिंक के रूप में काम नहीं कर पाएगा। तो 3 को जैसे आप कट करेंगे A B C कट जाएगा, आपका सही आंसर निकल जाएगा D। उम्मीद है सभी लोगों ने डी लगाया होगा। चलिए अगला इसी में समझ लीजिए आप कि किस तरीके से कार्बन सिंक काम करता है। देखिए आप लोग पहले समझिए कि किन किन से उत्सर्जन होता है। तो हम लोग मानव मनुष्य के द्वारा भी शोषण लेते हैं करते हैं, तो उसके द्वारा भी कार्बन का उत्सर्जन होता है। और याद रखिए कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी रात में जब शोषण की क्रिया करते हैं तो उनके द्वारा भी कार्बन उत्सर्जित किया जाता है। ये नहीं कि वो केवल ऑक्सीजन ही रिलीज करते हैं, कार्बन भी रिलीज करते हैं। अब ये चीज़ें जब इसको जला देंगे घास को, तो जो आग उससे धुआं निकलेगा वो भी तो कार्बन के रूप में काम करेगा। ये जो पशुएं होती हैं उनको चरती हैं तो ये भी कार्बन को बढ़ाती हैं। तो अगर अधिक चराई करा दिया जाए तो ये उसको क्या करेंगे, कार्बन जो यहाँ पे सिंक मतलब सिंक के रूप में था उसको बाहर निकाल देंगे, तो कार्बन बढ़ जाएगा। तो यूँ इसीलिए कहा जा रहा था वहाँ पे कि अगर हम कोई खाली स्थान बचा हुआ है तो वहाँ पे घासें लगा देंगे, पौधे लगा देंगे, तो कार्बन किसको ऑब्जर्व करके अपने अंदर मृदा में बढ़ाएंगे और ये अंततः पोषक तत्व होगा, फिर ह्यूमस के रूप में ये बढ़ेगा। एक तरह से देखो तो ह्यूमस तो समानता है, यहाँ से कॉन्सेप्ट नहीं होता। ह्यूमस तो पेड़ों की पत्तियों जब सड़ती हैं तो वहाँ से ह्यूमस बनता है, लेकिन फिर भी हम उसको लेके यहाँ पे एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें था, अगर सॉइल को हम कार्बन के रूप में मतलब यूँ कहें तो कार्बन सिंक के रूप में उपयोग करेंगे तो बढ़िया होगा। बाकी यहाँ पे सारी प्रक्रियाएं सही थी। मिट्टी को कभी भी परती नहीं छोड़ना। मिट्टी को परती इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि उसकी उर्वरता बढ़ जाए, लेकिन कार्बन सिंक के रूप में वो काम नहीं करता है। उसको खाली छोड़ देंगे मान लीजिए तो उसमें जो सूक्ष्म जीव होंगे वो सारे मर जाएंगे, तो ये इशू आ जाता है। इसलिए यहाँ पे पहला सही हो जा रहा था। दूसरा देखिए फसल अंतराल और अधिक घना उगाना, तो ये भी बिल्कुल सही हो जा रहा है। और उर्वरक खाद का उपयोग, तो ये भी सही था। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि किन मेथडों का उपयोग करके हमने इसीलिए ग्राफ लगा रखा था। अब देखिए यहाँ पे नेवर लीव सॉइल वेयर एंड वर्क इट लेस, मतलब कह रहा है पहला कथन ये कि इसको कभी भी खाली मत छोड़िए। सूर्य के जैसे प्रकाश जब वहाँ पे सीधे खाली अगर रहेगा, कोई भी घास नहीं रहेगी उसको, तो उस पर क्या होगा, सारे जीव मर जाएंगे और वो कार्बन वहाँ पे सिंक के रूप में वो काम ना कर पाएगा। दूसरा चीज़ कह रहा है कि इंट्रोड्यूस मोर इंटरमीडिएट क्रॉप, मतलब यूँ समझिए कि आपने यहाँ पे धान लगा रखा है, तो कहीं 2 खेतों के बीच की जगह को वहाँ पे भी कोई उगा दीजिए, या पेड़ उगा लीजिए या फिर कुछ और यहाँ तक कि आप लोगों ने ये समझा होगा इंटर क्रॉप, मतलब ये एक समझ में धान की खेती है, यहाँ पे दूसरी कोई एक फसल जो धान के साथ सर्वाइव कर पाए उसकी फसल है। ऐसा नहीं हो कि चना लगा दे बाढ़ में डूब के सूख जाए, तो उसी तरह के मत कीजिएगा। यहाँ पे इंटर क्रॉप का मतलब वो फसलें जो दोनों एक साथ सर्वाइव कर सकें, उन फसलों की यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहा है। ऐड द, मतलब यहाँ पे समझिए दूसरे को बाउंड्री डेवलप करने के लिए कर रहा है एग्रो फॉरेस्ट्री के रूप में। जैसे कि एग्रो फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट आप यूँ समझिए कि एग्रो फॉरेस्ट्री को किसान जब अपने खेतों के आसपास जब पौधे लगाता है तो उसको एग्रो फॉरेस्ट्री के रूप में लिखते हैं। अगर यही दूसरा कॉन्सेप्ट भी होता है कि कॉमर्शियल होता है, जो पौधों को चुन के हम अपनी मर्जी से उगाते हैं उनका व्यवसाय के उद्देश्य से, तो उसको फॉर्म फॉरेस्ट्री कहते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत वो नहीं आता है, वो व्यवसायिक उद्देश्य से होता है। उसमें आप लोग एक ही तरह का सारे पौधे रहेंगे, लेकिन यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री में डिफरेंट हो सकते हैं। किसान अपने लाभ के लिए उगाता है ये। अब देखें तो यहाँ पे देखिए गायों को चराने के लिए कह रहा है, तो ये ऑप्टिमम करिए, मतलब ये नहीं कि ऑप्टिमम मैनेज करें। ऑप्टिमाइज मतलब यूँ कहें तो जैसे कि घास जब जम जाए तभी उसको चराइए, इतना मत चराइए वहाँ पे फिर दोबारा वो तैयार होने के लायक उसकी क्षमता न रहे। इसीलिए कह रहा है ऑप्टिमाइज मैनेजमेंट किया जाए जितना दक्षतापूर्ण। तो ये चीज़ समझ में आ गया। और देखिए रीस्टोर लैंड पुअर कंडीशन, जो खराब स्थिति में लैंड है, भूमि है, जैसे कि यूँ ले लें तो अगर दूसरे तरीके से एग्जाम्पल समझें इस चीज़ को कि कैसे रिस्टोर किया जाए, तो कोई खाली जगह पड़ा हुआ हो पहले का, उसको रिस्टोर करिए। उम्मीद है ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि रिस्टोर करिए सेमी एरिड रीजन को। जैसे कि अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र है, और वहाँ पे क्यों शुष्क है, क्योंकि वहाँ पे बारिश कम हो रहा है, 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होता है, तो सेमी एरिड रीजन हो जाता है शुष्क और अर्ध शुष्क। अगर वहाँ पे हम नदियों का जल पहुँचा दें तो उनको भी रिस्टोर किया जाएगा। और रिस्टोर करने के बाद क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन की इशू कम कर दी जाएगी। तो डिफॉरेस्टेशन कम होगा तो क्या होगा, वो भी तो एक तरह का कार्बन सिंक के रूप में काम करेगा, कार्बन हम स्टोर कर लेंगे वहाँ पे। और दूसरी चीज़ें इससे क्या होगा, हम इंप्रूव कर सकते हैं किसका, वाटर क्वालिटी, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, इन सब का यूज़ करके। देखिए अगर फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ करेंगे, केमिकल ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो इससे क्या होगा, ये कहीं ना कहीं बह के नदियों में जाता है, और नदियों ग्राउंड वाटर के थ्रू हमारे ही ऊपर प्रभाव डालता है। तो हम अगर ये सारी प्रक्रिया अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं केमिकल भी हमें कम यूज़ करना पड़ेगा, केमिकल कम यूज़ करना पड़ेगा तो फिर हमारे ग्राउंड वाटर भी इंप्रूव हो जाएगा। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कभी कभी समाचारों में रहा चर्चित न्यूमोकोनियोसिस के बारे में बताना है कि क्या है ये। पहले ये कह रहा है रक्त में वसा का उच्च स्तर, बी कह रहा है काला फेफड़े रोग, सी कह रहा है रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, डी कह रहा है क्षय रोग। बताइए इनमें से किससे संबंध है, न्यूमोकोनियोसिस। ये संबंध है
बी, काला फेफड़ा रोग से संबंधित। जो लोग कोयले की फैक्ट्री में काम करते हैं उनके अंदर कोयले के जो फाइन पार्टिकल होते हैं श्वसन के दौरान उनके फेफड़े में चले जाते हैं, उन फेफड़े में वो जाके काफ़ी विकार रोग पैदा करते हैं जिसको कहते हैं न्यूमोकोनियोसिस। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं इस चीज़ से। देखिए इनमें क्या होता है, ब्लैक लंग्स इसको भी कहते हैं, सिलिकोसिस भी इनके अंदर हो जाता है और अन्य प्रभाव देखने के लिए मिलता है। ये खास करके कोयले के जो खदान में काम करते हैं मजदूर, उनमें ये बीमारियां देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन कुछ अन्य लोगों को भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि जो लोग कोयले खदान में काम करें उनको ही हो। जो कोयले के खदान के आसपास या कोयले संबंधित उद्योगों के आसपास हैं उनके ऊपर भी इसके प्रभाव देखने के लिए मिल सकते हैं। ये प्रदूषित पेयजल अगर पी रहे हैं आप, मतलब आप यूँ समझिए कि आप झारखंड के रीजन में हैं और झारखंड के रीजन में जल स्तर में मतलब यूँ कहिए तो यूरेनियम की मात्रा ज़्यादा वहाँ पाई जाती है, अन्य जैसे कि पोल्यूशन की मात्रा पाई जाती है, तो वहाँ पे के लोग भी इससे ग्रसित हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कोयले में खदान करें या ना करें, मतलब जल की मात्रा अंतर्गत भी वो प्रभावित हो रहे हैं तो उनके अंदर ये इसकी बीमारी पाई जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है ग्रीन क्लाइमेट फंड के ढांचे के भीतर स्थापित एक फंड है। दूसरा कथन कह रहा है कि फंड का निवेश केवल अनुदान के रूप में हो सकता है। तीसरा कह रहा है GCF ने एक प्रत्यक्ष रूप से मॉडलिटी स्थापित की है तथा राष्ट्र और उपराष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के बजाय सीधे धन प्राप्त कर सकते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगा रखा है सी, उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो दिया है अनुदान के रूप में, तो ये अनुदान के रूप में केवल नहीं देता है। अनुदान का मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे ग्रांट का मतलब होता है कि अगर आपको किसी ने ग्रांट दे दिया तो आप उसको वापस करने के लिए मतलब ये रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये आपको एक तरह से दान हो गया ग्रांट। तो ये ग्रांट के रूप में केवल नहीं देता है, ये ऋण के रूप में भी देता है, क्रेडिट लाइन के रूप में भी देता है, अलग अलग तरीके से देता है। ये केवल मतलब ग्रांट के रूप में नहीं देता है, ये फंड निवेश देता है, अनुदान देता है, ग्रांट भी देता है, ऋण भी देता है, इक्विटी भी देता है और यहाँ तक कि गारंटी के रूप में भी देता है। इतने सारे तरीके से देता है UNFCCC। अब देखिए ये उन देशों द्वारा स्थापित किया गया था 2010 में जो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज के पक्षधर थे। जो लोग मानते थे कि संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज के पक्षधर थे, उनको जो समर्थन करते थे, वो लोग इस कन्वेंशन को वित्तीय तंत्र के रूप में स्थापित किए। मतलब 100 बिलियन वाला जो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुने होंगे उसी के अंतर्गत यह स्थापित किया गया था। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो क्या काम करता है, तो जो देश जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रयास करते हैं, विकासशील देश, उनको समर्थन प्रदान करता है। इनमें कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, तो LDC लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री शामिल है, स्मॉल आइसलैंड डेवलपमेंट स्टेट शामिल है, अफ्रीका राज्य की जलवायु परिवर्तन संबंधी कुछ देश शामिल है। इनको दिया जाता है इस विशेष फंड का लाभ। कौन कौन से हैं, LDC हैं और SIDC हैं, DS हैं, SIDS है और अफ्रीका के कुछ राज्य हैं, उनको सम्मिलित किया गया। इतने लोग हैं इनको दिया जाता है और ये केवल अनुदान के रूप में नहीं, ऋण के रूप में, इक्विटी के रूप में, गारंटी के रूप में, यहाँ तक कि फंड निवेश के रूप में भी देता है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बैड बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है बैड बैंक एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है जो वाणिज्यिक बैंकों के बैड लोन को अपने नियंत्रण में लेती है, उनका प्रबंधन करती है और अंत में कुछ समय के लिए धन रिकवरी करती है। दूसरा कथन कह रहा है बैड बैंक द्वारा ऋण दिया जाता है और जमा स्वीकार किया जाता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने लगाया है केवल एक, उनका बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये जो बैड बैंक है एक तरह की कंपनी होती है, ना कि बैंक होता है। तो गलत हो गया ये। यहाँ पे साफ साफ आप इसके नाम से भी समझ सकते थे कि बैड बैंक एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है, तो फिर ये कैसे मतलब ऋण दे सकती है, जमा स्वीकार कर सकती है, ये कैसे हो सकता है। नहीं हो सकता ना ये चीज़। इस तरीके से यहाँ से भी पढ़ के आप आराम से इस चीज़ को कर सकते थे। तो जिन लोगों ने ये लगाया था उनका बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। देखिए बैड बैंक को आपको आसानी से मैं समझा दे रहा हूँ, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक बैंक है, किसी नेताजी के दबाव में आकर के एक ऐसी कंपनी को लोन दे दिया जो कि रिकवरी करने की योग्य नहीं थी, मतलब ये जो पैसे ली थी फिर से उसको वापस लौटा नहीं पाती। अब इस बैंक की इतनी औकात नहीं है कि जाके नेताजी के मतलब समर्थन के वाले व्यक्ति को बोले कि पैसे दे दो, तो ये बैंक रिकवरी नहीं कर पाएगा। अब मतलब ये इसको बुक में मत लिखिएगा, इसको बस समझने के लिए समझिए। तो अगर ये रिकवरी नहीं कर पाएगा तो ये क्या करेगा, अपने NPA को उठा के बैड बैंक को बोलेगा कि भाई ले लो, तुम रिकवरी कर लो, मेरा थोड़ा सा बैलेंस शीट सुधर जाएगा। अगर बैलेंस शीट के बारे में पढ़ना है तो आप बुक में खोल लीजिएगा, NCERT में भी ये दिया हुआ है। बैलेंस शीट होता है उनका लेखा जोखा, तो उसको सुधारने के लिए बैंक लोन दे देते हैं इनको और इनसे कुछ पैसे ले जाए। मगर मान लीजिए 100 रुपये का लोन है तो इनसे बोलते हैं एक काम करिए आप 75 रुपये हमें दे दीजिए, 75 रुपये में ये लोन पूरा लोन खरीद लीजिए, आप रिकवरी कर लीजिएगा। इस तरीके का रेशियो चलता है, मतलब जितने का लोन है उससे कम में ये बैड बैंक उनसे बैंकों से खरीदते हैं लोन और उसको रिकवरी करते हैं। ये चीज़ समझ में आएगा, ये रिकवरी का काम करते हैं एक तरह का। तो ये चीज़ आपको समझ आएगा इसका काम क्या होता है बैड बैंक का। देखिए तो ये बैड बैंक ना ऋण देते हैं ना जमा स्वीकार करते हैं। बैड बैंक क्या होते हैं कि लोन को टेक ओवर करते हैं, किसी कमर्शियल बैंक के लोन को टेक ओवर करते हैं और बुक वैल्यू से कम, मतलब उसकी जितनी कीमत होती है उससे कम में खरीदते हैं और
बाद में उसकी वसूली करने का कोशिश करते हैं, ये रिकवरी करते हैं। ये भी फेल हो जाते हैं बहुत सारे मामलों में, इसीलिए भारत में बहुत कम बैड बैंक देखने के लिए मिलते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये लोग पूर्णतः सफल ही होते हैं, इतने बड़े भी लोग ये लोग नहीं, इनसे भी बड़े बड़े हमारे वहाँ जो लोन लेके भाग गए हैं वो हैं। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि ये भी उतने अच्छे से काम ना कर पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5G टेक्नोलॉजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि 5G पाँचवीं पीढ़ी लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन मतलब LTE मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क का नवीनतम अपग्रेड है। दूसरा कथन कह रहा है कि 5G केवल उच्च आवृत्ति के स्पेक्ट्रम पर काम करती है। तीसरा कथन कह रहा है 5G की गति 4G की तुलना में 100 गुनी अधिक तेज है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने केवल शब्द देख के और उच्च आवृत्ति पे काम करता है इसको देख करके कट किया तो बिल्कुल सही कर लिया आपने। दो इसमें गलत है, दो जैसे आप कट करेंगे तो ए और सी कैंसिल हो जाएगा। पहला सही है, पाँचवीं पीढ़ी के लॉन्ग टर्म LTE का मतलब जो हमारे 4G में इंट्रोड्यूस हुआ था LTE, उसी का ये अगला वर्जन है, नवीन अपग्रेडेड वर्जन है 5G, तो बिल्कुल सही है। और ये 4G की तुलना में 5G 100 गुना तेज काम करेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें 1 और 3 सही था, डी जिन लोगों ने लगाया उनका बिल्कुल सही है। आप यहाँ देख सकते हैं ये किन किन पे काम करेगा, तो निम्न पे भी काम करेगा, मध्यम पे भी काम करेगा, उच्च आवृत्ति पे भी काम करेगा, ये तीनों पे काम करेगा। और इसका स्पीड है 100 गीगाबिट्स 4G की तुलना में अधिक है 5G का। ये पाँचवीं पीढ़ी का लॉन्ग टर्म LTE का जो नवीन वर्जन है। इतनी सारी चीज़ें इसमें समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कभी कभी समाचारों में चर्चा में रहा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 2231 किससे संबंधित है? ए कह रहा है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष से, बी कह रहा है रूसी संघर्ष और क्रीमिया का अधिग्रहण, सी कह रहा है ईरान परमाणु कार्यक्रम, डी कह रहा है USA की अफगानिस्तान से वापसी। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? 2231 के संबंध में कौन सा सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने लगाया है ईरान परमाणु कार्यक्रम उनका बिल्कुल सही है। 2231 का संबंध ईरान परमाणु कार्यक्रम से संबंधित है। देखिए इसको 2231 क्यों संकल्प लाया गया था? इसको लाया गया था 20 जुलाई 2015 को अपनाया गया था। क्यों अपनाया गया था? ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र ने एक योजना बनाई थी और इसमें पूरे 15 लोग जो मतलब यूँ समझिए कि 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं और 5 परमानेंट, तो 15 ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था और ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए लाया गया था, एक संकल्प था। चलिए अगला क्वेश्चन है कभी कभी समाचारों में चर्चा में रहा आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स क्या है? इसके बारे में बताना है इसको। पहला कह रहा है IFC मसाला बांड के से प्राप्त वित्त पोषण है। दूसरा कह रहा है ऋण इक्विटी के माध्यम से सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अर्जित संसाधन है। सी कह रहा है कि मुद्रा भंडार के माध्यम से घाटे का मुद्रीकरण है। डी कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंकों का बेसल 3 पूंजीकरण है। तो बताइए किसका संबंध IEBR का संबंध किससे है? IBER का संबंध जिन लोगों ने लगा रखा है बी उनका बिल्कुल सही है। ऋण एंड इक्विटी के माध्यम से जो सरकार बाहर से लोन लेती है, चाहे घरेलू लोन या बाहर से लोन लेती है, तो उसी को कहते हैं। ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि सरकार इस समय वसूल करने में थोड़ी सी विफल रही, उतनी ज़्यादा वसूली नहीं की जितना टारगेट बनाई थी, इसीलिए न्यूज़ में था। बस आप इतना समझ लीजिए कि सरकार IBER का उपयोग करती है मुनाफे के लिए, ऋण के रूप में इक्विटी के माध्यम से सार्वजनिक ऋण अर्जित करती है, अर्जित संसाधन अर्जित करती है, तो ऋण वसूल कर मतलब प्राप्त करती है। इसे इसको अतिरिक्त बजटरी संसाधन कहते हैं, मतलब जितना बजट है उससे अतिरिक्त रूप से कहीं ना कहीं प्राप्त करती है। इस पर ब्याज देना पड़ता है सरकार को, एक बड़ा अमाउंट हर साल सरकार ब्याज के रूप में देती है, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हाल ही में चीन और नेपाल ने घोषणा की कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़ गई, इसका क्या कारण है? पहला कह रहा है बड़े पैमाने पर भूकंप, दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक अभिसरण, सी कह रहा है ए और बी दोनों सही है, डी कह रहा है कोई भी सही नहीं है। उम्मीद है सभी लोगों ने इसमें लगाया होगा सी, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से इसकी हाइट बढ़ी है 86 सेंटीमीटर, ना कि भूकंप की वजह से। देखिए यहाँ पे इंडियन प्लेट है और यहाँ यूरेशियन प्लेट है। जब इंडियन प्लेट धीरे धीरे इधर खिसक रही है यूरेशियन प्लेट के थ्रू, तो इसके हिमालय यहाँ पे अवसाद के रूप में 33 सागर का नाम सुने होंगे, तो उसका अवसाद धीरे ऊपर उठता है तो हिमालय की हाइट बढ़ती है, तो इसकी वजह से भूकंप आता है। तो भूकंप आना यहाँ पे हाइट बढ़ने का कारण नहीं है, प्लेट टेक्टोनिक अभिसरण इसका हाइट बढ़ने का कारण है। सही आंसर इसका बी है। जिन लोगों ने बी लगाया उनका बिल्कुल सही है, जिन लोगों ने सी लगाया तो उनका गलत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे देखिए इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। आपको समझने के लिए यहाँ पे देखिए 33 सागर सी हो गया, और जब यहाँ पे ये इंडियन प्लेट धीरे इधर खिसकेगी तो यहाँ पे जो अवसाद जमा हुआ था ओशियनिक सेडिमेंट, ये क्या होगा? अब यह प्लेट जब इधर खिसक रही थी धीरे ऊपर उठेगा, तो हिमालय के रूप में इसे निर्माण हुआ था। यहाँ हिमालय उठ गया, ऊपर निर्माण हो गया। अभी भी ये इंडियन प्लेट जो है ये यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसक रही है, इससे हिमालय की हाइट हमेशा भूकंप समय समय पर देखने के लिए मिलता है और हिमालय की हाइट अभी भी बढ़ रही है। ये युवा मतलब यूँ समझ लें कि सबसे नवीन मोड़दार पर्वत है हिमालय। तो अब याद रखिए मोड़दार पर्वत है, भ्रंश पर्वत नहीं है। भ्रंश पर्वत किसी क्वेश्चन में हमने बनाया था, तो भ्रंश पर्वत का मतलब तो यूँ मान लीजिए एक स्थल खंड है और या तो ये दोनों स्थल में ऊपर उठ जाए, ये नीचे धंस जाए भ्रंश घाटी हो जाएगा, आसपास के दोनों नीचे धंस जाए तो ये भ्रंश पर्वत हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी समाचारों में चर्चित रहा वंगुवार्ड बैंक और स्कारबोरो सेल,
सोल, स्कारबोरो सोल का संबंध किससे है, ये कहाँ स्थित है, ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि भूमध्य सागर में, दूसरा कह रहा है कैस्पियन सागर में, तीसरा कह रहा है दक्षिण चीन सागर में, डी कह रहा है कि बाल्टिक सागर में। तो बताइए यहाँ पे वैनगार्ड बैंक और स्कारबोरो सोल ये द्वीप हैं और ये कहाँ पे स्थित है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसमें जिन लोगों ने लगाया सी उनका बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कारबोरो सोल यहाँ पे है और वैनगार्ड यहाँ पे है। ये साउथ चाइना सी में है और ये क्यों न्यूज़ में थे, क्योंकि चाइना और वियतनाम के बीच कंट्रोवर्सी हो गई थी इस चीज़ को लेकर। हमें ज़रूरत है लोकेशन बस याद रखना, और कोई ज़रूरत नहीं ये चीज़ें हैं इसमें याद रखने की। तो यहाँ पे देख रहे हैं वियतनाम और दक्षिण चीन सागर में इसको लेकर के दोनों में आक्रमण को लेकर विरोध होता है। मतलब चीन जो था यहाँ पे उसकी सेना पहुँच चुकी थी। तो ये तो जानते हैं चीन सागर में इसका चीन का तो यहाँ पे ज़्यादा उसका अधिपत्य है। तो इस तरीके से थोड़े से यहाँ का लोकेशन देखते रहिए आप लोग, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। चलिए आज के देखने के लिए धन्यवाद। आप अपने इसको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।